नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आप कुछ और भी बेहतरीन वीडियोस दोस्तों। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 26 अप्रैल 2023 को 5 जजमेंट्स हैं उनकी अनाउंस किया है। आइए हम थोड़ा सा रोशनी डालते हैं कि किस तरह का जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। पहली एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जो कि सिविल ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की गई थी और इसमें जो रिट पिटीशंस के अंदर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की थी और इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर था उसके लिए फाइल की थी। सो पिटीशनर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन लैंडलर्स है और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में यहाँ क्लियर की गई रिक्वेस्ट क्लियर की गई थी कि मॉडिफिकेशन किया जाए। एक डायरेक्शंस दिए पैरा नंबर 56.1 और पैरा 56.5 जो ऑर्डर दिया गया था 3 जून 2022 का, उस पैराग्राफ को यहाँ पर बताया गया है। पैराग्राफ को मॉडिफिकेशन के लिए मांगा गया था, मतलब मांगी गई थी और यहाँ पर बताया गया था कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं उनका जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनका ESZ जो है वो 1 किलोमीटर के तक होना चाहिए फॉर डिमार्केटेड बाउंड्री ऑफ सच प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जिसमें एक्टिविटीज प्रिस्क्राइब्ड है और प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है 9/2/2011 और जो विच विल बी स्ट्रिक्टली अडर्ड टू और फॉर जमुना रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका जो है 500 मीटर तक का सबसिस्टिंग एरिया इज कंसर्न, उनका 500 मीटर तक का रहेगा। और यहाँ पर 56.5 में बताते हैं कि अगर कोई भी एक्टिविटीज अगर अंडरटेकन है विद इन 1 किलोमीटर के तो अगर जो कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज एज पर 9 फरवरी 2011 की गाइडलाइन के अंदर नहीं आ रही हैं तो वो एक्टिविटीज कंटिन्यू कर सकती हैं परमिशन के साथ। जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हैं फॉरेस्ट के उनकी परमिशन से कर सकते हैं और या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो जो एक्टिविटीज का, तो वो उनसे परमिशन लेनी होगी 6 मंथ्स के अंदर। और ये इस पूरे का उन्होंने मॉडिफिकेशन मांगा था और क्लैरिफिकेशन ये था कि जो इको सेंसिटिव जोन है जो कि नोटिफाइड किए जा चुके हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एंड फॉरेस्ट ऑफ क्लाइमेट एक्सचेंज, उनका जो प्रपोजल रिसीव हुआ था और उनको एग्जाम्प्ट कर दिया गया था इन डायरेक्शंस देयरइन और द एप्लीकेंट उन्होंने एप्लीकेशन के लिए एग्जाम्पशन मांगी थी और एप्लीकेंट ने एक और मॉडिफिकेशन मांगा था कि जो 56.1 का जो पैराग्राफ है जो ऑर्डर आया था जैसे ऊपर बताया गया कि वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए जहाँ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जिनकी इंटर स्टेट बाउंड्रीज कॉमन है और इसके बेसिस पे ही उन्होंने मॉडिफिकेशन मांगा था। कोर्ट ने इनकी जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है वो अलाउ कर दी थी और क्योंकि ये 52 पेज की ये जजमेंट है और कोर्ट ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया था कि जो माइनिंग है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो कि 1 एरिया के किलोमीटर के अंदर आती है तो वो परमिसिबल नहीं है और जो जिनकी इंटरस्टेट बाउंड्रीज है कॉमन है वहाँ पे उनको एग्जेम्पशन मतलब जो है रिलीफ दे दिया गया कि एक कोर्ट ने कहा कि वो जो ऑर्डर आया था उसमें जहाँ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज की जो कॉमन इंटरस्टेट बाउंड्रीज हैं जो इंटरस्टेट बाउंड्रीज हैं वहाँ पे ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल नहीं, तो इसलिए ये इनकी जो मॉडिफाई कर दी थी अपने ऑर्डर को और डायरेक्शंस का साथ में यहाँ पर इनको मॉडिफाई कर दिया था ऑर्डर। तो ये था पहला जजमेंट। आइए हम दूसरे जजमेंट पे चलते हैं क्योंकि ये भी आज के दिन आई है और ये दूसरी जजमेंट है। ये एक रिट पिटीशन है क्रिमिनल नंबर 60 ऑफ 23 और एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें पिटीशनर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स है। यहाँ पर सीधा डायरेक्ट रिट पिटीशन फाइल की गई थी और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 167 सब पार्ट 2 ऑफ CRPC जिसमें डिफॉल्ट ऑफ बेल है उसके ऊपर डिस्कशन किया और यहाँ पर पिटीशनर को और जो कि वाइफ थी और हस्बैंड के बिहाफ पे उन्होंने जो पिटीशन फाइल की थी तो वहाँ पर CBI ने रिमांड में लिया हुआ था और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल से बचने के लिए यहाँ पर एक चार्जशीट जो है वो फाइल की गई थी। अब माननीय कोर्ट ने कहा जब चार्जशीट है वो तभी फाइल की जा सकती है जब इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट हो जाए। अब अगर ये पर्पस है कि चार्जशीट फाइल की जाए ताकि डिफ़ॉल्ट बेल ना दी जाए तो ऐसे में ये वायलेशन होगा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए हम इसके थोड़े से कंटेंट्स को देख लेते हैं क्या था, फैक्ट्स क्या कहते हैं और वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। देखिए आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में जहां रिट पिटीशनर ने अपने जो हस्बैंड को रिलीज के लिए बेल मांगी थी कि डिफॉल्ट बेल जो है वो दे दी जाए
और यहाँ पर ग्रेव इंपॉर्टेंस इसलिए थी रिट पिटीशन क्योंकि ये पर्सनल लिबर्टी जो इंश्योरेंड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ये संबंधित है। और ये फैक्ट्स क्या थे इस केस के? फैक्ट्स ये थे कि FIR जो है लॉन्च की गई थी अंडर सेक्शन 120B एंड सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पीनल कोड और रीड विद सेक्शन 7, 12, 13 सब पार्ट 2 एंड 13 सब पार्ट 1 सब पार्ट 3 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। इसमें रिट पिटिशनर का नाम, रिट पिटिशनर के जो हस्बैंड है उनका नाम नहीं। और फिर उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स फाइल की गई जिसमें रिट पिटिशनर्स के जो हस्बैंड हैं उनको यहाँ पर एज ए रेफर किया गया है अक्यूज्ड और मेड एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाया गया, मेड एज प्रोसिक्यूशन विटनेस इन दिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट डेटेड जो 2020 में डाली गई थी। उसके बाद मल्टीपल चार्जशीट्स भी फाइल की गई और उसके बाद किसी भी अक्यूज्ड का नाम किसी भी चार्जशीट में नहीं डाला गया। और इन्वेस्टिगेशन थी फिर अदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास डाली गई, फिर अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया CBI द्वारा और फिर रिमांड कर दी गई कस्टडी में, और जो कि 2022 में अप्रैल 2022 में डाली गई थी। फिर और इसके बाद मल्टीपल सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल की गई और अक्यूज्ड का नाम सस्पेक्ट के तौर पर डाला गया और फिर रिमांड किया गया अंडर अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 309 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और जो कि रिन्यूड हुआ और कंटिन्यूड किए करते गए फ्रॉम टाइम टू टाइम और उनको कभी डिफॉल्ट बेल पे नहीं छोड़ा गया। और इसके बाद इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन फाइल की गई जिसमें पिटिशनर ने एडिशनल ग्राउंड्स हैं प्रेयर्स के जो इनकॉर्पोरेट किए थे जो कि अलाउ कर दिए थे कोर्ट ने। अब यहाँ पर कस्टडी में ऑलरेडी कस्टडी में है तो डिफ़ॉल्ट बेल के लिए यहाँ पर रिट पिटिशन डाली गई। सप्लीमेंट्री रिट पिटिशंस भी फाइल की गई थी ताकि हस्बैंड जो है डिफ़ॉल्ट बेल पे ना छोड़ा जा सके हस्बैंड को। आर्ग्यूमेंट्स थे जो पिटिशनर के, उन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दिए और पिटिशनर ने आर्ग्यूमेंट्स ये दिए कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है वो जबकि इन्वेस्टिगेशन अभी स्टिल पेंडिंग है और इसमें ट्रायल कोर्ट ने अभी इशू प्रोसेस किया नहीं है और रिमांड पिटिशनर के हस्बैंड को रिमांड ले लिया गया है 309 CRPC में। और ये फंडामेंटल राइट्स हैं पिटिशनर की वो प्रेजुडाइज्ड है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है और प्रोविजंस ऑफ CRPC एम्पावर नहीं करते कि कस्टडी को 60 डेज से बियॉन्ड किया जा सके और अगर इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टिल प्रोग्रेस में है। और इसके बाद काउंसिल ने उनकी जो जजमेंट है वो रिलाई किया M रविंद्रन वर्सेस द इंटेलिजेंसी ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। और उसके बाद आर्गुमेंट्स रिस्पोंडेंट ने अपने अपने एडवांस किए। अब इश्यूज थे यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 इश्यूज फ्रेम किए। पहले कि क्या चार्जशीट है और जो प्रोसिक्यूशन जो है कंप्लेंट है वो फाइल की जा सकती है, फाइल इन अ पीस मील मतलब टुकड़ों में वो फाइल की जा सकती है बिना इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट किए बिना। तो दूसरा वो इशू ये फ्रेम किया कि जो फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट है बिना इन्वेस्टिगेशन के बिना कंप्लीट किए हुए इन्वेस्टिगेशन के क्या वो अक्यूज्ड के जो राइट्स हैं वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाते हैं फॉर द ग्रांट ऑफ द डिफॉल्ट बेल। और तीसरा था कि जो रिमांड है अक्यूज्ड की कंटिन्यू ट्रायल कोर्ट कर सकता है जब इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है बियॉन्ड द स्टिपुलेट पीरियड जो कि प्रिस्क्राइब किया गया है अंडर CRPC में। पहली ऑब्जेक्शन रेज की गई थी कि सीधी रिट पिटीशन डाली गई है तो यहाँ पर कोर्ट ने इस ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया रेस्पोंडेंट के। उन्होंने कोर्ट ने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर हम ये इससे सहमत नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इंटरेस्ट किया है सुप्रीम कोर्ट को जो इम्पोर्टेंट टास्क है जिससे प्रोटेक्ट किया जा सके सिविल लिबर्टीज़ को और सोसाइटी एट लार्ज में। और कोर्ट ने यहाँ अगर रिफ्यूज़ कर देती है एक्सरसाइज को इस टेक्निकलिटीज़ के ग्राउंड्स पे तो ये वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का जिससे ट्रिपल इफेक्ट होगा। और यहाँ पर जो कंट्री पे जो लोग हैं वो एक आर्बिट्रेरी और अनफेटर्ड टायरनी ऑफ द स्टेट के मतलब वो शिकार हो जाएंगे। तो इसलिए आर्टिकल 32 के बारे में बताया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और फिर जो जजमेंट्स आई थी उनके ऊपर सारा डिस्कशंस किए आर्टिकल 32 से रिलेटेड था। अब यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट बेल है उसके ऊपर एनालिसिस किया कोर्ट ने और कोर्ट ने कहा अभी हम मेरिट्स में नहीं जाते हैं क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशंस जो है वो सिर्फ जो इन्वोक की गई है वो क्योंकि ये कोर्ट जो है कोर्ट ये ऑफ अपील नहीं है बल्कि ये कोर्ट ऑफ रिट है। रिट जुरिस्डिक्शन रेज की गई थी कि यहाँ पर जो सिर्फ वो उनकी जो जुरिस्डिक्शन होगा वो पर्सनल लिबर्टी तक ही लिमिट रहेगी। और यहाँ पर
बताया कि जो लेजिस्लेशन है इनकॉर्पोरेट किया था, न्यू स्टैच्यू किया था 167 ऑफ सीआरपीसी 1898 में, और उसमें बताया गया था कि सिर्फ जो रिमांड है 15 दिन तक की ली जा सकती है, लेकिन उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती तो 15 दिन तक की रिमांड ली जा सकती है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं होती है तो फिर डीपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। तो अगर टाइम की कमी हो तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो प्रीलिमिनरी चार्जशीट फाइल कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द रिमांड पीरियड। और सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट भी थी कि ये लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर भी बताया कि जब अक्यूज्ड पर्सन जो है अगर वो विदाउट फाइलिंग ऑफ डिटेल रिपोर्ट बिफोर द कोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी तो वो जेल में लैंग्वेज रहेंगे फॉर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए रिकमेंडेशन दी थी कि एक अर्जेंट प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन है टाइम फ्रेम तक कंप्लीट कर लें, और जिससे पर्सनल लिबर्टीज जो है अक्यूज्ड की उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके। तो ये सारे जो लॉ कमीशन की जो फाइंडिंग्स थी उसके ऊपर बताया है। और अब यहाँ पर एक कोर्ट ने यहाँ पर 167 के जो प्रोविजंस बताया कि जो सेक्शन 167 सब पार्ट 2 सीआरपीसी का वो इनेक्ट किया गया था ताकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो अपने प्रेस्क्राइब पीरियड के टाइम तक वो कंप्लीट कर लें, और जिससे अक्यूज्ड को डिटेन नहीं किया जा सके अगर वो अक्यूज्ड बेल लेना चाहता है। तो ये एम रविंद्रन वर्सेस डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू की जो जजमेंट है उसके भी जो फॉलोइंग पैराग्राफ्स है उन्होंने कोर्ट ने यहाँ पर उस पर गौर किया, और दूसरे जो जजमेंट्स पे भी गौर किया। अब यहाँ पर फाइनली ये निकल गया कि जो एफआईआर रजिस्टर की जाती है 154 के अंदर सीआरपीसी में, तो पुलिस अगर अरेस्ट किया जाता है तो अगर इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे तक नहीं की जा सकती है तो मजिस्ट्रेट से वो रिमांड लेनी पड़ती है सेक्शन 167 सीआरपीसी में, ताकि इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहे। और अगर स्टैट्यूटरी टाइम फ्रेम तक अगर रिमांड ऑफ एक्यूज जो है वो बढ़ाई जा सकती है, जो कि 90 दिन से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती अंडर सेक्शन 167 सब पार्ट 2 सब पार्ट ए सब पार्ट 1, अगर जो कोई ऑफेंस जो है पनिशेबल विद डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और नॉट लेस देन 10 ईयर्स है। और बाकी सबके लिए जो डिफॉल्ट जो टाइम लिमिट बता रखी है वो 60 डेज की बता रखी है अंडर सेक्शन 167 सब पार्ट 2 सब पार्ट ए सब पार्ट 2, जो कि इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू दी अदर ऑफेंस। और रेलेवेंट सेक्शन जो है कि अगर 90 और 60 डेज का जो टाइम खत्म हो जाता है तो फिर अक्यूज का राइट होता है डिफॉल्ट बेल के लिए अगर वो फर्निश्ड प्रिपेयर्ड है और फर्निश्ड बेल कर देते हैं। अगर स्टैच्यूटरी पीरियड है जो है स्टैच्यूटरी बेल जो बेल का वो राइट है वो एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है अगर चार्जशीट जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम से पहले फाइल कर दी जाए। मान ली 90 डेज से पहले अगर चार्जशीट फाइल कर दी जाती है तो डिफॉल्ट बेल जो है उसका राइट खत्म हो जाता है, और 60 डेज की का टाइम लिमिट जो बता रखा है वो अदर देन दूसरे ऑफेंसेस जिसमें सजा जो है वो 10 साल से कम तक की। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट सेक्शन 173 सब पार्ट 8 के अंदर फाइल की जा सकती है जब मेन चार्जशीट ऑलरेडी फाइल की जा चुकी। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो तभी वो साफ साफ बताती है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टिल पेंडिंग है और अंडर जो राइट ऑफ द डिफॉल्ट बेल है उसको स्कटल नहीं किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर सारी जजमेंट्स जो रिस्पोंडेंट की जजमेंट्स थी उस पर कहा ये यहाँ पर उनका राइट नहीं बनता है, इस पर रिस्पोंडेंट की जजमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया कोर्ट ने। और यहाँ पर ये बताया कि जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स जो फाइल की गई थी वो वो उन्होंने एक फॉर्म ले लिया था कि फाइलिंग चार्जशीट विदाउट एक्चुअल कंप्लीटिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। बस ये इसका पर्पस यही था कि जो राइट ऑफ द डिफॉल्ट बेल है वो ना ली जा सके, इसलिए उन्होंने एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स है वो फाइल की गई थी। अब चार्जशीट जो है वो फाइल की जा सकती है बिना इन्वेस्टिगेशन कैन बी फाइल्ड विदाउट कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन कैन बी यूज्ड फॉर प्रोलॉन्ग द रिमांड, तो जिससे it would be in effect negate the purpose of introducing the section 167(2) of the CRPC। तो यहाँ पर जजमेंट पर रिलाई करने के बाद कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं बताती है कि जो परमिट करती हो रिमांड को अब्यूज के जो बढ़ाने के लिए परमिट करती हो कि अंडर सेक्शन 309 पार्ट 2 CRPC, जिससे कि कोई इनकम्प्लीट चार्जशीट है वो फाइल की कर दी जाए और जिससे जो राइट ऑफ द स्टैट्यूटरी बेल है वो स्कटल हो जाए, वो खत्म हो जाए। तो कोई भी जजमेंट ऐसी नहीं बताती कि रिमांड जो है वो बढ़ाई जा सके जिससे इनकम्प्लीट चार्जशीट है वो फाइल की जा सके, सिर्फ इसी ग्राउंड के लिए कि
स्टैचुरी बेल ना अक्यूज्ड को ना मिले। तो ये सारे जजमेंट्स पर रिलाई करने के बाद यहाँ पर जजमेंट्स रिलाई जो वो कोर्ट ने बताया कि ये कंसिडर नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर साइड डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने यहाँ पर फाइनली ये बताया कि विदाउट कंप्लीटिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस चार्जशीट जो है और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है कैनॉट बी फाइल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सिर्फ ओनली टू डिप्राइव द राइट ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ हिज राइट टू डिफॉल्ट बेल अंडर सेक्शन 167(2) ऑफ सीआरपीसी। बिना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किए चार्जशीट या प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा फाइल नहीं की जा सकती, इसका ताकि अक्यूज्ड को बेल से बचाने के लिए कि डिफॉल्ट बेल ना मिल जाए, तो ऐसे में वो चार्जशीट है वो मान्य नहीं रहेगी, इसलिए इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर चार्जशीट जो है अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी फाइल करती है बिना इन्वेस्टिगेशन के, तो इससे उस डिफॉल्ट जो है बेल का जो राइट है वो एक्सटिंग्विश नहीं हो जाएगा। अक्यूज्ड का जो राइट है वो 167 सब पार्ट 2 के अंदर मेंटेनेबल रहेगा, बना रहेगा, ऐसा कोर्ट ने बताया कि। और फिर तीसरा कि जो ट्रायल कोर्ट जो है वो रिमांड को कंटिन्यू नहीं करा सकता है अगर अरेस्टेड पर्सन को अगर जो मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम का जो पीरियड है वो एक्सपायर्ड हो जाए और जिसमें अरेस्टेड पर्सन को डिफॉल्ट बेल जो है विदाउट ऑफरिंग द अरेस्टेड पर्सन डिफॉल्ट बेल, तो उसको रिमांड को आगे बढ़ा नहीं सकता है ट्रायल कोर्ट अगर वो स्टिपुलेटेड टाइम तक वो ना डाले, मतलब वो रिमांड जो है वो डिफॉल्ट बेल का जो उन्होंने बताया कि उसको रिमांड को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए यहाँ से कंक्लूजन में ये निकाला कि जो है इंटरिम बेल जो है वो मिलनी चाहिए, और क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है 167 का वो एक स्टैच्यूटरी राइट नहीं है, 167 सब पार्ट 2 सीआरपीसी का स्टैच्यूटरी राइट नहीं है बल्कि फंडामेंटल राइट है जो कि फ्लो करता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। और यहाँ पर 5 फाइंडिंग्स और कंक्लूड करने के बाद इंटरिम जो ऑर्डर था बेल का वो उसे एब्सोल्यूट कर दिया और रिट पिटीशन को अकॉर्डिंगली डिस्पोज कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि आपको बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता है। देने के लिए बहुत बहुत